टुडे वी विल डिस्कस माई लास्ट टचेस। रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई ये पोएम माई लास्ट टचेस, और इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को इसकी ब्रीफ समरी दे दूंगा। हो सकता है कि थोड़ा वीडियो लंबा जाए क्योंकि मैं पूरी पोएम आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लाइन बाय लाइन, क्लॉज बाय क्लॉज। सो चलिए आज शुरू करते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की ये पोएम। That's my last touches painted on the wall. Look as if she were alive. So दोस्तों, इसके पहले मैं आपको पोएम शुरू करूं, मैं आपको एक ब्रीफ समरी दे देता हूं। माई लास्ट डचेस में एक ड्यूक रहता है, राजा रहता है, जो कि फेरारा नाम की जगह है इटली में, वहाँ का राजा रहता है। वो बहुत ही घमंडी, ताकतवर और अपनी झूठी शान पर घमंड करने वाला एक राजा रहता है। उसकी बीवी जो रहती है वो मर जाती है, तो उसको दूसरी शादी करनी रहती है। उसके लिए एक पड़ोस के राज्य से एक राजा ने अपनी बेटी का रिश्ता एक मैसेंजर के द्वारा भेजा रहता है। तो वो जो मैसेंजर जब ड्यूक के पास आता है तो ड्यूक उसे अपनी प्राइवेट गैलरी दिखाने जाता है। उसी प्राइवेट गैलरी में उसकी एक बीवी की जो एक पत्नी रहती है, उसकी लास्ट डचेस जो रहती है, आखिरी बीवी रहती है, उसकी फ़ोटो रहती है। उस फोटो को जब राजा खोलता है अपने हाथों से और मैसेंजर को दिखाता है अपनी बीवी की तस्वीर, तो उससे ही ये पोएम शुरू होती है। अब ये वहीं पर पोएम शुरू होती है। तो क्या कहता है? दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल, लुक एज इफ शी वर अलाइव। कहता है ड्यूक कि दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। कहता है कि ये जो मेरी आखिरी बीवी है, ये इसी की तस्वीर है जिसकी पेंटिंग आप इस वॉल पर देख रहे हैं। लुक एज इफ शी वर अलाइव, लगता है जैसे कि एकदम जिंदा है, जैसे पेंटिंग को देखकर लगता है कि वो एकदम जिंदा पेंटिंग है। आई कॉल दैट पीस ऑफ वंडर नाउ। मैं इसको एक पीस ऑफ वंडर कहता हूँ, इसको एक अजूबा कहता हूँ, अजूबे का एक मानता हूँ इस पेंटिंग को। फ्रा पेंडोल्फ हैंड्स वर्कड बिजली अ डे। फ्रा पेंडोल्फ जो थे, उन्होंने एक पूरा दिन बिताया इस पेंटिंग को बनाने के लिए। एंड देयर शी स्टैंड्स। एंड देयर शी स्टैंड्स का मतलब इन्होंने एक पूरी पेंटिंग बनाई, मतलब उसका पूरा पैर से लेके सर तक पूरी पेंटिंग बनाई है, खड़ी कर दी है। मतलब देयर स्टैंड्स का मतलब उन्होंने एक पूरी पेंटिंग बनाई। ऐसा नहीं कि हाफ फोटो जैसे हम लोग खींचते हैं वैसी पेंटिंग नहीं, पूरी पेंटिंग बनाई। एंड देयर शी स्टैंड्स बोलते हैं, विल नॉट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर। उसके बाद वो मैसेंजर से बोलते हैं कि आप बैठिए। जैसे लग रहा है कि वो मैसेंजर से पूछ रहे हैं, मगर ये इसमें कन्फ्यूजन है कि वो पूछ रहे हैं या उसको ऑर्डर दे रहे हैं। उनके स्टेटमेंट से लग रहा है कि वो मैसेंजर को बैठने के लिए पूछ रहे हैं, और मगर उनके लहजे से लग रहा है, उनके कहने के तरीके से लग रहा है कि जैसे उसको वो ऑर्डर दे रहे हैं। विल नॉट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर, आई सेड फ्रा पेंडोल्फ बाय डिजाइन। कहते हैं इसके बाद कि मैंने फ्रा पेंडोल्फ का नाम जानबूझ कर लिया। फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर कंटेंट्स। क्योंकि आप जैसे स्ट्रेंजर्स जो होते हैं वो इस पिक्चर के बारे में कभी पूछते नहीं है खुलकर। द डेप्थ एंड द पैशन ऑफ द अर्नेस्ट क्लैन। इस पिक्चर में जो ये इतना डेप्थ है, इस पिक्चर में जो इतनी गहराई है, इतनी पिक्चर इस आर्ट की में जो इतने पैशनेट आर्ट बनाया है, उसकी सुंदरता के बारे में कोई लोग ज़्यादा खुलकर पूछता नहीं है। बट टू माई सेल्फ दे टर्न, सिंस नॉन पुट बाई द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई। उसके बाद ये कहते हैं कि लोग इसके बारे में ज़्यादा पूछते नहीं हैं, और इस कर्टन को मैं ही उठा सकता हूँ इस पिक्चर से, और ये मेरी प्राइवेट गैलरी, यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। मैं ही इस कर्टन को इस पिक्चर पे से उठा सकता हूँ, मैं ही देख सकता हूँ, और मेरी इजाज़त के बिना इस तस्वीर को कोई देख भी नहीं सकता। एंड सीम्स एज दे वुड आस्क मी इफ दे डस्ट। वो मुझसे पूछना तो चाहते हैं कि इस तस्वीर की क्या मतलब, इस तस्वीर में इतनी गहराई कैसे है, तस्वीर इतनी अच्छी कैसी बनी है, मगर उनको डेयर नहीं होता, उनको मतलब हिम्मत नहीं होती कि मुझसे इस तस्वीर के बारे में पूछें। हाउ सच अ ग्लैंस केम देयर, सो नॉट द फर्स्ट आर यू टर्न एंड आस्क दस। सो कहते हैं कि बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग देखते हैं इस तस्वीर को, मगर मेरी इजाज़त के बिना कोई नहीं देख सकता। इस तस्वीर के ऊपर से पर्दा मैं ही हटा सकता हूँ। वो लोग पूछना तो चाहते हैं, मगर उनको हिम्मत नहीं होती कि इस तस्वीर में इतनी खूबसूरत कैसे बनी है। और क्या कहते हैं कि वो कोई पूछ नहीं सकता मुझसे कि इस तस्वीर कैसे बनी, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है। उसके बाद वो पूछते हैं सर नॉट वॉज। उसके बाद जो मैसेंजर रहता है वो पूछता है, सर वॉज नॉट अ हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली, कॉल द स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचेस चीक्स। तो ये जो पूछते हैं कि क्या ये सिर्फ आपकी प्रेजेंस के वजह से ही इनकी तस्वीर में जो आपकी डचेस हैं, इनके चेहरे पर इतनी खुशी दिख रही है,
क्या बस आप ही की प्रेजेंस वहाँ पे इस वजह से? Perhaps Fra Pandolf chance to say her mental lapse over my lady's wrist too much, or a paint must never hope to reproduce the faint half flush that dies along her throat. Such stuff was courtesy, she thought, and cause enough for calling us the spot of joy. तो ये कहते हैं कि नहीं हो सकता है कि जो मेरी प्रेजेंस की वजह से ही सिर्फ इसके चेहरे पर इतनी मुस्कान इस तस्वीर में नहीं दिख रही है। हो सकता है कि जो आर्टिस्ट रहता है फ्रा पेंडोल्फ, उन्होंने मेरी पत्नी से कुछ ऐसी बात कही हो जिसकी वजह से वो खुश हो गई हो, या फिर कह सकते हैं उसके चेहरे पर इतना जॉय दिख रहा हो, या फिर हो सकता है फ्रा पेंडोल्फ ने उनसे कहा हो कि आपकी शॉल से आपकी रिस्ट दिख रही है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि फ्रा पेंडोल्फ ने ये भी वो एक अंदाजा लगा रहा है डच उसकी डचेस से ये कहा जा सकता है, या फिर ड्यूक ये कहता है अपने मैसेंजर से कि, या फिर ये भी हो सकता है कि फ्रा पेंडोल्फ ने उनसे ये भी कह सकते हैं कि ये जो कलर है आपकी रियल ब्यूटी को ड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि जो कलर है आपका वो ओरिजिनल कलर है, और ये कलर ओरिजिनल नहीं है, ये आपकी ओरिजिनल ब्यूटी को पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकता। ठीक है, और ये इतनी बातें ही काफ़ी होती हैं कि किसी को भी इतनी बातें काफ़ी होती हैं कि किसी के भी चेहरे पर मुस्कान ला सकें। और ये सच स्टेप वॉज अ courtesy she thought as the enough for calling the spot of joy। इसका मतलब यही है कि इतनी बातें बहुत होती हैं कि मेरी डचेस के चेहरे पर जॉय या मुस्कान ला सके। शी हैड अ हार्ट, हाउ शैल आई से, टू सून मेड ग्लैड, टू ईजली इम्प्रेस, शी लाइक्ड वॉट एवर शी लुक्ड ऑन एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर। वही कह रहे हैं कि ये वो बहुत ही काइंड हार्टेड मेरी वाइफ जो थी, लास्ट वाइफ थी, ड्यूक कहता है कि मेरी जो लास्ट वाइफ थी बहुत काइंड हार्टेड थी, वो बहुत ही जल्दी इंप्रेस हो जाती थी, किसी भी चीज़ को देख के बहुत ग्लैड हो जाती थी। वो उसको इम्प्रेस करना कोई बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं था, अगर कोई से 2 शब्द मीठे बोल देता था तो वो खुश हो जाती थी। इसीलिए हो सकता है कि ऐसा कि उसको 2 शब्द बोला होगा उस आर्टिस्ट ने, फ्रा पेंडोल्फ ने, इसलिए वो इतनी खुश हो गई होगी। एक चीज़ और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, फ्रा पेंडोल्फ एक क्या बोलते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो एक योगी टाइप का था, मतलब एक ब्रह्मचारी आदमी था। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि ये ड्यूक ने किसी ठरकी आदमी से अपनी बीवी की पेंटिंग बनवाई, वो ठरकी नहीं था, मतलब समझ सकते हैं आप। आगे देखते हैं। सर वॉज ऑल वन माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, द ड्रूपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट। तो ड्यूक यहाँ पर कहता है कि मैं उसको जो ऑर्नामेंट्स देता था, उसको जो गहने देता था पहनने के लिए, या फिर कोई गिफ्ट करता था, तो वो उसको उसी तरीके से खुश होती थी जैसे कि दूसरे कोई उसके लिए काम करते हैं उस पर ही खुश होती थी। मतलब उसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती थी। इन 4 लाइनों को पढ़ता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। शर was all one my favor at her breast, the dropping of the daylight in the west, the bought of a cherry some officious fool broke in the orchard for her, and the white mule she rode with round the terrace, all and each were drawn from her alike and approaching speech। तो ये कहता है कि जो मेरी डचेस थी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ और जो दूसरे उसके लिए कर रहे हैं, वो उसके लिए वो दोनों एक्टिविटीज़ उतनी ही महत्व रखती थी, और वो दोनों को एक तरीके से थैंक करती थी। ठीक है, वो कहता है द ड्रॉपिंग ऑफ डे लाइट इन द वेस्ट, उसको डूबते हुए सूरज को देखना पसंद था, उसको उतनी खुशी मिलती थी जितना कि मैं उसको गहने देता था या फिर कोई गिफ्ट देता था पहनने के लिए, उसको उस बात पर भी उतनी खुशी मिलती थी। अगर किसी बेवकूफ़ ने उसके लिए कुछ चेरीज ला दिया और उसको दे दिया तो वो भी उसका दिल जीत सकता था, उसको भी उसको उतनी ही खुशी मिलती थी। और वो कहता है कि उसको खच्चर, वाइट म्यूल जो लिखा है, द वाइट म्यूल शी रोड्स विद द राउंड द टेरेस, छत पर उसको खच्चरों के ऊपर बैठकर घूमने में भी उतनी ही खुशी मिलती थी, और उसका एक्सप्रेशन सेम रहता था। ऑल एंड ईच वुड बी ड्रॉन फ्रॉम हर लाइक अप्रूविंग स्पीच और अ ब्लशेस, वो अपनी खुशी किसी न किसी तरीके से जाहिर कर देती थी, और हमेशा कभी ना कभी हंसती मुस्कुरा कर ही अपनी खुशी जाहिर अगर कर देती थी, बोलकर किसी न किसी स्पीच में अपनी खुशी जाहिर कर देती थी। अगर वो बोलकर जाहिर नहीं कर पाती थी तो एक अलग तरीके से वो ब्लश करती थी या फिर स्माइल करके अपनी खुशी को जाहिर कर देती थी। शी थैंक द मैन गुड, कहता है कि वो दूसरे आदमियों को थैंक्स करती थी। अच्छी बात है, जो हमारे लिए कोई काम करे उसको थैंक्स कहना चाहिए, बट थैंक्स सम हाउ आई नो नॉट हाउ एज इफ शी रैंक्ड, मतलब वो कहता है मुझे समझ में नहीं आता वो रैंक कैसे करती है पीपल्स को, वो सबको थैंक्स कैसे कह सकती है। वो एक ड्यूक की पत्नी, एक राजा की पत्नी है, और उसका औहदा बड़ा है, वो एक
मतलब कहता है कि उसका ओहदा बड़ा है, वो सबको इस तरीके से थैंक्स कैसे कर सकती है, वो सबको इक्वली ट्रीट कैसे कर सकती है। मैं भी उसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण हूँ जितना कि कोई ऑफिशियल स्कूल उसको चेरीज ला कर देता है, वो उसके लिए उतना महत्वपूर्ण है। तो हम दोनों की लेवल को वो सेम कैसे कर सकती है, और वो किसी को भी थैंक्स कैसे कर सकती है। माई गिफ्ट ऑफ अ 900 ईयर ओल्ड नेम विथ एनीबडीज गिफ्ट। वो कहता है कि मेरा जो औहदा है उससे बड़ा है, मेरे परिवार 9,000 साल पुराना है इस शहर में, और मैं यहाँ का राजा हूँ। तो वो किसी और के गिफ्ट को मेरे गिफ्ट इतना ही महत्व कैसे दे सकती है, हम दोनों में डिफरेंस है। तो ये बात कहता है यहाँ पर ड्यूक। ठीक है, तो ये इस पूरे स्टैंजा में पोएम में कहता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। हु वुड स्टॉप टू ब्लेम द शॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग। इसमें ड्यूक कहता है कि मेरी डचेस को कौन बताने जाए कि तुम्हारा जो बिहेवियर है वो मुझे पसंद नहीं है। मैं तुम्हारे इस बिहेवियर को और नहीं झेल सकता। मैं तो उसे नहीं बता सकता ये बात, मैं उसके सामने झुक नहीं सकता और उसको ब्लेम नहीं कर सकता कि तुम्हारा बिहेवियर मुझे पसंद नहीं है। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच विच आई हैव नॉट। वो कहता है कि अगर मेरे पास स्किल्स होती तो भी मैं इस बात को नहीं बता सकता, मगर मेरे पास तो स्किल्स ही नहीं है, तो मैं कैसे उसको ये बात बता सकता हूँ कि मुझे तुम्हारा बिहेवियर पसंद नहीं है। टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एन वन एंड सी जस्ट दिस और डैट इज डिस्गस्ट मी, हियर यू मिस और देयर एक्सीज द मार्क। फिर वो कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जब मैं उसे समझाने जाऊं तो वो समझने की कोशिश ना करे जो मैं उसे समझाना चाहता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि वो रेजिस्ट करे जो मैं उसे समझाना चाहता हूँ, वो नहीं समझना चाहे जिस बात को मैं उसे समझाना चाहता हूँ, वो चाहे समझ कर भी नहीं समझना चाहे। तो क्या करूँगा मैं उस समय मैं क्या करूँगा। एंड इफ शी लेट हर सेल्फ टू बी लिसन सो नॉर फॉर प्लानली सेट हिज वाइफ टू यूज फास्ट सोथ एंड मेड एक्सक्यूज। मतलब वही बात कह रहा है कि मैं उसे समझाना चाहूँगा और वो मुझसे एक्सक्यूज़ करेगी, वो मुझसे क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग किसी को समझाना चाहते हैं तो वो वापस में कहता है कि नहीं मैं सही हूँ तुम गलत हो। तो ये ड्यूक का मानना है कि उसकी डचेस भी कुछ ऐसा कर सकती थी, इसलिए वो समझाना नहीं चाहता था उसका। यहाँ पे फिर वो कहता है कि इवन देन वुड बी सम स्टॉपिंग एंड आई चूज टू नेवर टू स्टॉप। तो कहता है कि अगर ऐसा कुछ होता, मेरे पास स्किल्स होती समझाने की, या फिर मैं उसको वो समझना भी चाहती मुझसे तो भी मैं उसको नहीं समझाता। क्यों नहीं समझाता? अगर मेरे पास स्किल्स होती समझाने की, मैं बोलने में अच्छा होता और वो समझना भी चाहती मेरी बात को, तो भी मैं उसको ये नहीं बताता कि तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं है। ऐसा ड्यूक क्यों कहता है? ड्यूक इसलिए कहता है क्योंकि ड्यूक को लगता है कि उसको समझाना मतलब अपना स्टेटस नीचा करना होगा, मतलब उसके स्टेटस पे मुझे आना पड़ेगा। मतलब उसको लगता है कि उसको समझाना उसकी शान के खिलाफ है, इसलिए वो ये बात कहता है कि इवन देन वुड बी सम स्टॉपिंग एंड आई चूज टू नेवर टू स्टॉप। कि मेरे पास अगर समझाने की हर कोशिश, अगर समझाने की मेरे पास वो होती, क्या बोलते हैं, एक तरीके से समझाने का जरिया होता, तो भी मैं उसे ना समझाना ही बेहतर समझता। क्योंकि उसको समझाना मतलब खुद की एक तरीके से बोल सकते हैं बेइज्जती करना हो गया। ठीक है, तो ये इन लाइनों में बोला है। और एक चीज और है, यहाँ पर कहता है कि ड्यूक जो कहता है इन स्पीच विच आई हैव नॉट टू मेक, कहता है इवन हैड यू स्किल इन स्पीच विच आई हैव नॉट। यहाँ पर कह रहा है कि मेरे पास बोलने की स्किल्स नहीं है। जो ड्यूक रहता है वो मैसेंजर से कह रहा है कि मेरे पास बोलने की स्किल्स अच्छी नहीं है, मगर इस जो पोयम है इसमें जो मैसेंजर को जो ड्यूक समझा रहा है उसको देखने से ये नहीं लग रहा है कि उसके पास बोलने की स्किल्स अच्छी नहीं है। हमें इस पोयम से पता चलता है कि ड्यूक के पास बोलने की स्किल्स अच्छी है, क्योंकि वो अच्छे से समझा पा रहा है मैसेंजर को अपनी बात। तो हम लोग मान सकते हैं कि उसके पास अच्छी स्किल्स है। तो ये हो गया। हम लोग अगर नेक्स्ट स्टैंजा में पढ़ेंगे अब इसके बाद वाला लास्ट। सर सी स्माइल्ड नो डाउट वेन एवर आई पास्ड हर। कहता है कि मैसेंजर से वो ड्यूक रहता है, वो कहता है ओ सर सी स्माइल्ड नो डाउट। कहता है कि सर वो हमेशा स्माइल करती थी जब भी मैं उसके पास से गुजरता था, मगर सिर्फ मेरे ही लिए वो स्माइल नहीं करती थी। कोई भी उसके पास से गुजरता था तो सबके लिए वो स्माइल देती थी, वो ही सेम स्माइल देती थी जो मुझे देती थी। दिस ग्रीव, मतलब दिस ग्रीव आई गेव कमांड देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर। कहता है दिस ग्रीव आई गेव कमांड देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर। मतलब ये कहता है उसके अंदर ये, उसको ये बात अच्छी नहीं लगी, एकदम बहुत खलती थी उसको बात। दिस ग्रीव आई गेव कमांड एंड देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, उसको ये बात बहुत खलती थी और उसने अपने सैनिकों को कमांड दिया और उसके बाद देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर का मतलब उसका मर्डर करवा दिया। तो ये ड्यूक ने अपनी डचेस का यहाँ पर मर्डर करवा दिया। उसके बाद कहता है देयर शी स्टैंड एज इफ अलाइव, और कहता है यहाँ पर इसकी तस्वीर खड़ी है जैसे कि वह जिंदा हो, एज इफ अलाइव। सो थैंक यू दोस्तों। और दोस्तों मैंने एक शुरुआत में आपको एक चीज़ बताई थी और फर्स्ट स्टैंजा में शायद ये गलत बता दिया था। मैंने कहा था कि
मैसेंजर उससे सवाल पूछता है कि क्या सर वॉज नॉट हर हस्बैंड प्रेजेंस ओनली कॉल दैट स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचेस चीक्स। मगर दोस्तों वो मैसेंजर नहीं पूछता, वो ड्यूक खुद ही पूछता है, क्योंकि ड्यूक जो रहता है वो खुद ही पूछता है और खुद ही बोलता है मैसेंजर से। और सर किसके लिए इस्तेमाल किया गया? सर मैसेंजर के लिए इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और है, और क्या कहते हैं, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है, इन तरीके की पोएम्स में स्पीकर बोलता है और वो एड्रेस करता है साइलेंट लिसनर्स को, जो बोलते नहीं है कुछ भी पोएम में। तो ये जो साइलेंट लिसनर कौन है यहाँ पर साइलेंट लिसनर मैसेंजर है, और स्पीकर कौन है? ड्यूक है। तो ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है पोएम। सो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।